हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसमें हम लोगों ने जो पिछले वाले सेशन था उसमें हमने बात करी थी राज्य के जितने भी प्रमुख दर्रे थे, राज्य के जितने भी वाटरफॉल और ग्लेशियर थे, उनके बारे में बात करा था। आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण, यानी उत्तराखंड वन्य जीव से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में बात करें तो उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला भाग है उसको हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दूसरा भाग वन्य जीव अभ्यारण्य एवं वन्य जीव विहार इनको बोला जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है वन्य जीव एवं संरक्षण को। देखिए, राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून के मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, जो 1983 ईस्वी में राजाजी नेशनल पार्क में समाहित हो गया। अब 1935 में क्या हुआ ना, हमारे राज्य में प्रथम जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र था, इसके रूप में जो देहरादून हमारा क्षेत्र है, देहरादून क्षेत्र में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। 1983 में क्या हुआ, इसको क्या कर दिया, राजाजी नेशनल पार्क में समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा इसके अंतर्गत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, जो नेशनल पार्क्स होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क की बात करें तो पहला जो हमारा नेशनल पार्क है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो भारत या एशिया का पहला नेशनल पार्क इसको बोला जाता है। पूरे भारत का और पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना होती है और ये पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में स्थित है, यानी इसका कुछ भाग पौड़ी गढ़वाल में और कुछ भाग नैनीताल में आता है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 312.76 किलोमीटर स्क्वायर पौड़ी गढ़वाल में आता है और 208.8 किलोमीटर स्क्वायर नैनीताल में आता है, यानी इसका ज़्यादा भाग जो आता है वो पौड़ी गढ़वाल में आता है। ठीक है, अब बात करें तत्कालीन जो गवर्नर थे उस टाइम पे सर हैली, इन्हीं के नाम पर स्थापित हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। ठीक है, जो तत्कालीन गवर्नर हुआ करते थे सर हैली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क रखा गया था 1936 में। मतलब जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम उस टाइम पे जब इसकी स्थापना होती है तो हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है 1936 में। अब जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 तो इसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाता है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कब होता है, स्वतंत्रता के बाद होता है। और 1957 यानी 1957 ईस्वी के बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा जाता है। अब जो जिम कॉर्बेट थे, इनकी याद में, इनकी स्मृति में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया जाता है। ठीक है ना। अब बात करें इसके प्रवेश द्वार की तो नैनीताल जनपद के ढिकाला क्षेत्र में इसका प्रवेश द्वार है। जो नैनीताल जनपद का ढिकाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार है। इसी पार्क में पाटली दून स्थित है। अब देखिए, दून और द्वार क्षेत्र आप लोगों ने उत्तराखंड में पढ़े होंगे, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कराया था दून द्वार क्षेत्र क्या होते हैं। तो जो पाटली दून है ये कहाँ है, इसी पार्क में स्थित है। 1 नवंबर 1973, 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला बाघ संरक्षित इसको घोषित किया गया था। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए जो बाघ संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो इस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। कब, 1 नवंबर 1973 ईस्वी को। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था 1973 में। अब बात करें यहाँ के प्रमुख जीवों के बारे में तो यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं उसमें पक्षी प्रजातियाँ जो हैं ये 570 प्रजातियाँ हैं। 570 जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं, ये किसकी हैं, पक्षियों की। और 25 सरीसृप आप समझते होंगे ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं ऐसे, तो रेप्टाइल्स की जो प्रजातियां हैं वो कितनी हैं, 25 हैं। और जो स्तनधारी हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 75 हैं यहाँ पर। अब अन्य जो स्पीसीज है यहाँ पर उनकी बात करें तो इसमें मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी,
तेंदुआ, अजगर, हिरन व महशीर, ये सारी स्पीसीज कहाँ के हैं, ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें आगे तो देखिए अप्रैल 2012 ईस्वी में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया। अप्रैल 2012 ईस्वी में क्या किया गया, जो ये पार्क है इसके चारों ओर मतलब इसके अराउंड 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन उसको घोषित किया गया था 2012 में। बात करें 2013 की तो 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी एसटीपीएफ की स्थापना की गई। एसटीपीएफ का गठन किया गया था। ठीक है, इस जो ये एसटीपीएफ है इसमें 118 सदस्य हैं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसकी स्थापना करी गई थी 2013 ईस्वी में। ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला नेशनल पार्क है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यानी गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना होती है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 472 किलोमीटर स्क्वायर, 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। अब इसका संचालन कहाँ से होता है, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से इसका संचालन होता है। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो इसमें भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू तथा ट्रैगोपान, कलीज, मोनाल, कोकलास, ये सारे जो जीव हैं ये इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे देखिए जो भोजपत्र होता है, एक वृक्ष होता है भोजपत्र, और देवदार, बांज आदि पर्वतीय जो वनस्पतियां होती हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर हम आगे बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसकी बात करें तो 1988 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। 1988 में क्या होता है, जो यूनेस्को होता है यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। अब ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इससे एक तो ये याद करना है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 में इसकी स्थापना होती है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो 1988 में इसको शामिल किया गया था। ये दो फैक्ट आपको याद करने हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ठीक है ना। स्थिति की बात करिए कहाँ स्थित है, तो ये चमोली जनपद में स्थित है और 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 624 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चमोली के जोशीमठ में इसका क्या है, मुख्यालय है। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो इसमें हिमालयन जो भालू है, स्नो लेपर्ड्स हैं, मस्क डियर है, मोनाल है, कस्तूरी मृग है, भरल है, ये सारे क्या कहते हैं, जीव इसी के अंतर्गत आते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। फिर आगे हम लोग बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1983 में। ठीक है, नंदा देवी की स्थापना हुई थी 1982 में, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ये कहाँ स्थित है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया कितना है इसका, तो 820.42 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका एरिया है। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ पर 23 प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं, जिनमें से हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतने प्रकार के प्रमुख जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और 313 प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना। अब यहाँ के विभिन्न वनस्पतियों की हम लोग बात करें तो यहाँ पर के जो विभिन्न वनस्पतियाँ हैं उसमें साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाकली, सैन, चीड़, सिरस, रोहिणी, अमलतास, ये सारे जो क्या कहते हैं यहाँ की वनस्पतियाँ हैं ये कहाँ मिलती हैं, ये पाई जाती है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है ये है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना भी कब होती है, 1982 में। ठीक है ना। अब देखिए 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई। एक तो हुई फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इससे पहले हमने जो पढ़ा नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है ना, इन दोनों की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई।
इसकी ये कहाँ स्थित है? ये चमोली जनपद में स्थित है। अब देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित था? चमोली में स्थित था। फुलू की घाटी भी कहाँ स्थित है? चमोली में। तो इससे दो फैक्ट आपके क्लियर होते हैं कि इन दोनों की स्थापना सेम ईयर में हुई और ये दोनों सेम जगह स्थित हैं, ठीक है ना। फिर देखिए एरिया की बात करें क्षेत्रफल की तो 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जोशीमठ में इसका भी मुख्यालय है। जैसे ही हमने नंदा देवी का पढ़ा, नंदा देवी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? जोशीमठ में था। वैसे इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जोशीमठ में है। और ये जो क्षेत्रफल है ना 87.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जो क्षेत्रफल है ये सबसे कम है, मतलब राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब देखिए ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से पर्वतों के बीच में? कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किन दो पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो आप बोल देंगे नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है फुलू की घाटी नेशनल पार्क। फिर देखिए 14 जुलाई 2005 ईस्वी को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत फिर देखिए 14 जुलाई 2005 ईस्वी को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया था? 1988 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और जो फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसको 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसको क्या किया? विश्व जो धरोहर सूची है इसमें शामिल किया था। फिर देखिए यहाँ के औषधीय पुष्पों की बात करें तो औषधीय पुष्पों में यहाँ पर पुष्प पदम, पुष्कर, पुष्प प्रिमुला, नीली पॉपी, विषकंडार, ब्रह्मकमल, वत्सनाम, सालम पंजा, फेण कमल, हिम कमल तथा रुद्रदंती, शिव धतूरा, कूट, सोम, रतनजोत, ममीरी, निर्विशी, जटासामी, ये सारे जो औषधीय पुष्प हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो पुष्पावती नदी है वो इसी बीच से होकर गुजरती है, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है पुष्पावती नदी, जो कि कामेट पर्वत यानी जो पुष्प तोया ताल है यहाँ से निकलती है। पुष्प तोया ताल से निकलती है पुष्पावती नदी कामेट पर्वत से, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे बहती है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही बहती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनके बारे में बात करें तो देखिए फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। जो फूलों की घाटी है इसकी खोज किसने करी थी? तो फ्रैंक स्माइथ नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1931 में करी थी। यहाँ पर 250 से अधिक किस्म के फूलों के बीज वो अपने साथ ले गए थे। जो फ्रैंक स्माइथ थे उन्होंने क्या करा, यहाँ से 250 से ज़्यादा यानी 250 से ज़्यादा जो फूल थे, फूलों के किस्म थे, फूलों के टाइप्स थे, उनके बीजों को वो अपने साथ ले गए थे। और इन्होंने इसे क्या कहा था? द वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा था, ठीक है ना। जो फूलों की घाटी है इसको क्या कहा था? द वैली ऑफ फ्लावर्स कहा था। देखिए यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग, देखिए रेयर प्रकार के जो कस्तूरी मृग होते हैं, मस्क डियर, गुलदार होते हैं, भरल, हिमालयन भालू एक्स्ट्रा, ये पाए जाते हैं यहाँ पर। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी पहले काफी ज्यादा बनता था कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या नाम से जाना जाता है, तो नंदन कानन के नाम से इसको जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम जो महाकाव्य था इसमें इसको अलका कहा है, ठीक है। अलकापुरी अलग है, अलका अलग है, ठीक है ना। महाकवि जो कालिदास थे इन्होंने मेघदूतम जो इनका काव्य है इसमें इसको क्या कहा था? अलका कहा था फूलों की घाटी को। इसके अन्य नामों की बात करें तो फूलों की घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए गंगोत्री या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है गंगोत्री या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1989 ईस्वी में, ठीक है। 1989 में क्या होता है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अभी हमने बात करी थी फूलों की घाटी नेशनल पार्क, वो सबसे छोटा था और ये जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका एरिया कितना है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
और सबसे छोटा भी आपको याद रखना है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका एरिया कितना था 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं तो उनमें आता है हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल etc। यहाँ के प्रमुख पक्षी प्रजातियों की हम लोग बात करें तो इसमें मोनाल है, कोकलास है, ट्रैगोपान है, स्नोकॉक है। तो ये सारे प्रकार के पक्षी प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये तो थे हमारे उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव बिहार या वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो पहला जो वन्य जीव बिहार या वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको हम लोग कहते हैं गोविंद वन्य जीव बिहार। एक था गोविंद वन्य जीव बिहार और एक इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ये दोनों उत्तरकाशी में ही स्थित हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी में स्थित है और गोविंद गोविंद वन्य जीव बिहार भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 ईस्वी में क्या है? गोविंद वन्यजीव बिहार की स्थापना होती है। उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। ठीक है, 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य जीव हैं इसमें हिमबाग, स्नो लेपर्ड जिसको बोला जाता है, कस्तूरी मृग, भरल, गुलदार, हिमालयन थार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, काकड़, सांभर, सेही etc। तो ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं, प्रमुख जीव हैं। पक्षियों की बात करें तो इसमें मोनाल, फिजेंट, कोकलास, फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल, ये सारी प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं गोविंद वन्यजीव बिहार में। इसके बाद जो अगला वन्यजीव बिहार आता है इसको हम लोग कहते हैं केदारनाथ वन्यजीव बिहार। केदारनाथ वन्यजीव बिहार की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1972 को। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 957 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। 957 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य जीव हैं इसमें स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन, काला व भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरड़, सांभर, काकड़, गीदड़, ये यहाँ के क्या हैं? मुख्य जीव हैं। पक्षी प्रजातियों की बात करें तो मोनाल, फिजेंट, कोकलास फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल, ये सारी प्रजातियां, पक्षी प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? केदारनाथ वन्यजीव बिहार में पाई जाती हैं। फिर जो हमारा अगला वन्यजीव बिहार आता है ये है अस्कोट वन्यजीव बिहार। इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना होती है। 1986 में क्या होता है? अस्कोट वन्यजीव बिहार की स्थापना होती है। ये कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। 600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। यहाँ के मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ के जो मुख्य जीव हैं इसमें आता है हिमबाग, रीछ, बर्फ का रीछ यानी भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग, ये सारे जो मुख्य जीव हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव बिहार में पाए जाते हैं। यहाँ की जो पक्षी प्रजातियाँ हैं इसमें कोकलास, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, ट्रैपोगान, हिमालयन स्नोकॉक, ये सारी पक्षी प्रजातियां भी अस्कोट वन्यजीव बिहार में पाई जाती हैं। सर्वाधिक कस्तूरी मृग यानी 67 यहीं पाए जाते हैं। यानी जो कस्तूरी मृग की जो प्रजातियां हैं, कस्तूरी मृग हैं, मतलब प्रजातियां नहीं, कस्तूरी मृगों की संख्या है 67। ये कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट में। अस्कोट वन्यजीव बिहार के अंतर्गत 67 क्या है? कस्तूरी मृग हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कस्तूरी मृग काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, दुर्लभ होता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करें अगले वन्यजीव बिहार की तो ये आता है सोना नदी वन्यजीव बिहार। सोना नदी वन्यजीव बिहार की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में होती है। 1987 में इसकी स्थापना होती है और ये कहाँ स्थित है? ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 301 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 301 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ के प्रमुख जीव में हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांभर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, घड़ियाल, मगर, अजगर, गोह, ये सारे जो प्रजातियां हैं, प्रमुख जीव हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सोना नदी वन्यजीव बिहार में। यहाँ की पक्षी प्रजातियों की हम लोग बात करें तो इसमें ग्रेट पाइड, हॉर्नबिल, पलास, फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइड, किंगफिशर, ये सारी पक्षी प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोना नदी वन्यजीव बिहार में पाई जाती हैं। अब यहाँ की कुछ वनस्पतियाँ हैं। वनस्पतियों के बारे में बात करें तो साल व उसकी सहचर प्रजातियाँ, शीशम, सैर, अशना, जामुन, बांस, ये यहाँ की क्या हैं? प्रमुख वनस्पतियाँ हैं।
इसके बाद जो हमारा अगला वन्यजीव विहार आता है, इसको हम लोग कहते हैं विनशर वन्यजीव विहार। विनशर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1988 ईस्वी में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और ये कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके एरिया की बात करें तो 47 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और ये राज्य का सेकंड सबसे छोटा क्या है, सेकंड सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अब फर्स्ट वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो तेंदुआ, काला भालू, घुरड़, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली शुअर, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये विंसर वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। यहाँ के पक्षी प्रजातियों की हम लोग बात करें तो यहाँ की जो पक्षी प्रजातियाँ हैं उसमें प्रमुख है मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल, ईटीसी। ठीक है, ये यहाँ की पक्षी प्रजातियां हैं। वनस्पतियों की बात करें तो देवदार, बांस, बुरांस, सुरई, चीड़, अंगार, ठीक है, अयार, सॉरी। तो ये सारी वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, विनशर वन्यजीव विहार में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए जो छठा वन्यजीव विहार है, ये है मसूरी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 ईस्वी में, ठीक है, 1993 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 11 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा, मसूरी वन्यजीव विहार, जिसका एरिया केवल 11 किलोमीटर स्क्वायर है। और सेकेंड सबसे छोटा मैंने बताया था विंसर वन्यजीव विहार, जिसका 47 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो जिसमें घुरड़, काकड़, लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, भालू, गुलदार, ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इसके बाद यहाँ की पक्षी प्रजातियों की बात करें तो तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मसूरी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। अगला जो वन्यजीव विहार है, इसको हम लोग कहते हैं नंधौर वन्यजीव विहार। ठीक है ना, नंधौर वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना कुछ ही टाइम पहले हुई थी, यानी दिसंबर 2012 में, आज से 12 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ स्थित है, नैनीताल जिले में उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है, यानी नैनीताल जिले में है। और इसमें कुछ बॉर्डर जो आता है ये उधम सिंह नगर का आता है। ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 270 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो यहाँ पर बाघ, लंगूर और भालू पाए जाते हैं। तो ये तो थे वन्यजीव विहार। इससे पहले हमने नेशनल पार्क भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मैंने स्टार्टिंग में बताया था उत्तराखंड वन्यजीव एवं संरक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र यानी वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार, फिर आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो थर्ड टाइप की हम लोग बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1988 को। नंदा देवी से आपने एक पढ़ा होगा नेशनल पार्क, एक पढ़ेंगे नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 5860 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 5860 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्थित है। इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क सम्मिलित हैं या शामिल हैं। अब मैं जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको बता रहा हूँ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क भी आता है और फुलू की घाटी नेशनल पार्क भी इसी के अंतर्गत शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में तथा फुलू की घाटी नेशनल पार्क को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो मैं पीछे भी कवर करा चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग बात करें वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध। तो वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध कौन कौन से किए जाते हैं, तो 1972 ईस्वी में 1972 में क्या होता है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना होती है। मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना होती है। अब देखिए इसकी स्थापना क्यों होती है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। अब देखिए कस्तूरी मृग मैंने बोला ना रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि इनका अवैध शिकार हो जाता है। अवैध शिकार करने के कारण इनकी जो संख्या है वो लुप्त हो चुकी है, काफ़ी कम संख्या में ये बचे हुए हैं। तो अस्कोट जो वन्य जीव विहार है वहाँ पर 67 जो कस्तूरी मृग है ये पाए जाते हैं। और इसी कारण 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। ठीक है, फिर 1977 में मेहरूडी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बनता है कि मेहरूडी में कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना या अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 1977 में हुई थी।
फिर 1982 में क्या हुआ, चमोली में कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चमोली में क्या होता है, जो कांचुला खर्क है वहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर 1991 और 1992 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी। टाइगर वॉच योजना के तहत क्या हुआ था, जो टाइगर थे ना, टाइगरों की सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई गई थी। और 1990-91 में हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत की गई थी। अब जो स्नो लेपर्ड है, तो स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था 1990-91 में, ये जो स्नो लेपर्ड योजना है इसको शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग संरक्षण आरक्षिति को देखते हैं। तो संरक्षण आरक्षिति के अंतर्गत आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति आता है। तो ये जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति है, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में होती है। कब होती है, 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और 440.40 हेक्टेयर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब ये जो एरिया है ये किलोमीटर में नहीं है, अब ये हेक्टेयर में है, ठीक है, हेक्टेयर स्क्वायर में। तो इसका क्षेत्रफल है 440.40 हेक्टेयर स्क्वायर। और इसकी ये कहाँ स्थित है, ये है देहरादून में स्थित, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा संरक्षण आरक्षिति है, ये है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में होती है और ये हरिद्वार में स्थित है। यहाँ पर बारहसिंगा मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलते हैं, बारहसिंगा मिलते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3783.50 हेक्टेयर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसके बाद देखिए पवालगढ़ संरक्षण आरक्षिति। जो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षिति है, इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में होती है और ये कहाँ स्थित है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5824.76 हेक्टेयर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना, 5824.76 हेक्टेयर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। फिर देखिए नैना देवी हिमालयी बर्ड संरक्षण आरक्षिति। जो नैना देवी हिमालयी बर्ड संरक्षण आरक्षिति है, इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में नैनीताल में होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 21,224.56 हेक्टेयर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब देखिए जो इंडिया है, हमारा भारत है, भारत में टोटल 1263 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। 1263 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज 1263 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 600 पक्षी प्रजातियां केवल नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण आरक्षिति नैनीताल में पाई जाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए गोविंद बल्लभ पंत स्थलीय प्राणी उद्यान की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में नैनीताल में होती है और इसका क्षेत्रफल 4.693 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 4 किलोमीटर समथिंग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है गोविंद बल्लभ पंत स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ के जंतु एवं पक्षियों के बारे में तो यहाँ के जंतु एवं पक्षियों में साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सीवेट कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरड़, बंदर ये पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो सिल्वर फिजेंट, क्लीज फिजेंट, चकोर, तोते, बतख यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, गोविंद बल्लभ पंत स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। ये तो था हमारा उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण आरक्षिति से जुड़ा हुआ टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बात करी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव बिहार, जैव मंडल संरक्षण आरक्षिति के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, इसमें हम लोग बात करेंगे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। अब देखिए उत्तराखंड में काफ़ी सारी जल विद्युत परियोजनाएं लागू की गई हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी योजना है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी योजना किस नदी पर है, कौन से बांध पर ये योजना चलाई जाती है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जल विद्युत परियोजनाओं की हम लोग बात करें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। टिहरी की जल विद्युत परियोजनाओं को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो टिहरी गढ़वाल में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो पहला तो हमारा देखिए टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये कितना बिजली पैदा करती है, तो 2400 मेगावाट, ठीक है ना। 2400 मेगावाट बिजली पैदा करती है। और ये जो टिहरी बांध है इसकी हाइट भी पूछी जाती है, तो कितनी है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करें झालाकोट परियोजना की। तो झालाकोट परियोजना धर्मगंगा नदी पर टिहरी गढ़वाल में चलाई जाती है, ये वाली परियोजना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोटली भेल परियोजना। तो कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर
स्थित है। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। भिलंगना बांध परियोजना, तो ये भिलंगना नदी पर होगा। लंगराशु परियोजना, तो अलगाड़ नदी, जो अलगाड़ नदी है, अलगाड़ नदी पर है लंगराशु परियोजना। ठीक है, तो ये 6 परियोजनाएं कहाँ हैं? टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम लोग बात करें उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, तो उत्तरकाशी जिले की जल विद्युत परियोजनाओं में काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें मोरी हनोल परियोजना, जो मोरी हनोल परियोजना है ये टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है। इसके बाद जो अगला हमारा जल विद्युत परियोजना है तो ये है हनोल त्यूनिंग परियोजना, ये भी टोंस नदी पर स्थित है। तालुका सांकरी परियोजना की बात करें तो ये भी टोंस नदी पर स्थित है। फिर है मनेरी भाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मनेरी भाली परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए सोनगाड़ परियोजना, ये यमुना नदी पर स्थित है। नेटवाड़ा परियोजना ये टोंस नदी पर स्थित है। करमोली परियोजना जाड़गंगा नदी पर स्थित है। जाड़गंगा परियोजना जाड़गंगा नदी पर, अब देखिए यहाँ पर जाड़गंगा नदी से 2 परियोजनाएं जुड़ी हैं, एक करमोली परियोजना, एक जाड़गंगा परियोजना। ठीक है, इसके बाद है हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना, ये भी हनुमान गंगा नदी पर है। फिर पाला मनेरी परियोजना, पाला मनेरी परियोजना कहाँ है? ये भी भागीरथी नदी पर स्थित है। फिर है अस्सी गंगा परियोजना, तो अस्सी गंगा, असीम गंगा या अस्सी गंगा नदी पर स्थित है। जखोल सांकरी परियोजना ये सूपिन नदी पर स्थित है। लोहारी नागपाला ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये थे उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजना। अब इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप ट्रिक व्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हरिद्वार की परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो हरिद्वार में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती हैं? तो इसमें से जो हमारा पहला आता है वो आता है मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना। तो पहला है मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना जो गंगा नदी पर स्थित है। पथरी जल परियोजना ये भी गंगा नदी पर है। भीमगोड़ा बैराज जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ है? गंगा नदी पर स्थित है। तो ये तीनों परियोजनाएं किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है, तो आपको याद करना। बेसिकली हरिद्वार की जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये गंगा नदी पर ही स्थित हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की जो जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में देखें तो पहला है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। फिर है कालागढ़ बांध परियोजना, ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। फिर है चीला परियोजना, ये गंगा नदी पर स्थित है। दुजाऊ परियोजना कहाँ है? प्यार नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दुनाब परियोजना कहाँ है? पूर्वी नयार नदी पर है। उत्यांशु बांध कहाँ है? उत्यांशु बांध परियोजना भी अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये तो थे हमारे पौड़ी के। अब हम बात करते हैं चमोली की परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए चमोली की परियोजनाओं के बारे में बात करें तो राजवक्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नंदाकिनी नदी पर स्थित है। फिर है विष्णुगाड़ पिपलकोटी, ये अलकनंदा नदी पर है। फिर है देवशारी बांध परियोजना, ये पिंडर नदी या पिंडारी नदी पर स्थित है। मेलखेत बांध परियोजना ये भी पिंडर नदी पर स्थित है। इसके बाद आता है मलेरी झेलम तमक परियोजना। ठीक है, मलेरी झेलम तमक परियोजना, तो ये मलेरी झेलम तमक परियोजना कहाँ है? पश्चिमी धौली गंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है उर्गम परियोजना, ये कल्प गंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है गोहना ताल परियोजना, ये बिरही गंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है बनाला परियोजना, ये नंदाकिनी नदी पर स्थित है। फिर आता है ऋषिगंगा परियोजना, ये ऋषिगंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है बावला नंद प्रयाग परियोजना, ये अलकनंदा पर है। और नंद प्रयाग लंगाशु जल विद्युत परियोजना ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। जो नंद प्रयाग लंगाशु जल विद्युत परियोजना है ये अलकनंदा पर स्थित है। ये दो जो लास्ट की परियोजनाएं बताई ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो ये थे चमोली के। अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की परियोजनाओं के बारे में। अब देखिए वो रुद्रप्रयाग में ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, तो जिसमें से एक है मुख्य चुन्नी सेमी परियोजना। तो चुन्नी सेमी परियोजना मंदाकिनी नदी पर स्थित है। फिर आता है सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देहरादून जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो देहरादून जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो मसूरी भट्टा फॉल पर स्थित है। जो मसूरी में भट्टा फॉल आता है यहाँ पर स्थित है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। फिर है ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ये यमुना नदी पर स्थित है। फिर है लखवाड़ बांध परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। फिर है किसाऊ बांध परियोजना, ये टोंस नदी पर है। छिब्रो परियोजना ये भी कहाँ है? टोंस नदी पर स्थित है।
इसके बाद देखिए कुल्हाल परियोजना, ये यमुना नदी पर स्थित है। अब देखिए देहरादून में जितने भी हैं ज़्यादातर यमुना नदी में स्थित हैं। इचारी बांध परियोजना ये टोंस नदी पर स्थित है। ढालीपुर परियोजना ये यमुना नदी पर स्थित है। ढकरानी परियोजना, तो ढकरानी परियोजना भी यमुना नदी पर है। हथियारी परियोजना ये भी यमुना, खोदरी परियोजना ये भी यमुना। तो ये सारी परियोजनाएं कहाँ हैं, यमुना नदी पर स्थित है। फिर बात करें उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं। पर इसमें से देखिए पहला आता है हमारा नानक सागर बांध परियोजना। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है उधम सिंह नगर के दृष्टि से। तो देखिए नानक सागर बांध परियोजना देहुआ नदी या देओहा, इसको देहोआ या फिर देओहा कहा जाता है। देओहा नदी जो है यहाँ पर है नानक सागर बांध परियोजना। फिर है तुमड़िया बांध परियोजना, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फीखा नदी पर स्थित है, जो फीखा नदी है फीखा नदी पर स्थित है तुमड़िया बांध परियोजना। फिर है खटीमा जल विद्युत परियोजना, ये शारदा नदी पर स्थित है। बेसिकली काली को ही शारदा बोला जाता है। फिर है बैगुल बांध परियोजना, ये सुखली व बैगुल नदी पर स्थित है। फिर है ढोरा जल विद्युत परियोजना, ये किच्छा नदी पर स्थित है। फिर है बौर जल विद्युत परियोजना, ये बौर नदी पर स्थित है। फिर है हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है, भाखरा, जो भाखरा नदी है भाखरा नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चंपावत की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पंचेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना। तो पंचेश्वर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, काली नदी पर, और ये निर्माणाधीन है। ये निर्माण के अधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम चल रहा है इसका, काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें काम करना है। ये कितना ऊंचा बनेगा, 314 से लेकर 315 मीटर ऊंचा बनेगा। ठीक है, जो पंचेश्वर बांध परियोजना है ये कितना ऊंचा बनेगा, ये 314 से लेकर 315 मीटर ऊंचा बनेगा। हो सकता है टिहरी डैम से ये बड़ा बने। ठीक है, ये निर्माणाधीन है और इसमें कितनी बिजली पैदा की जाएगी, 5040 मेगावाट। हमने टिहरी पढ़ा ना, टिहरी में कितना कर रहे थे, 2400 मेगावाट, यहाँ पर होगी उससे भी डबल 5040 मेगावाट। और ये किस किस के सहयोग से होगी, चंपावत और नेपाल, यानी ये इसमें संयुक्त होंगे, चंपावत और नेपाल इसमें दोनों सहयोग से ये बनाया जाएगा, मतलब कंप्लीट होगा। तो दूसरा जो है हमारा टनकपुर परियोजना। तो टनकपुर परियोजना किस नदी पर है, तो ये है शारदा नदी या काली नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला जो आता है ये आता है पिथौरागढ़ जल विद्युत परियोजना। तो पिथौरागढ़ के जल विद्युत परियोजनाओं की हम लोग बात करें तो इसमें पहला आता है करमोली लुमती तल्ली परियोजना। ठीक है, जो करमोली लुमती तल्ली परियोजना है ये गौरी गंगा नदी पर बनाया है। फिर है चुंगर चाल परियोजना, ये कहाँ स्थित है, ये पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। फिर है रशियाबगढ़ परियोजना, ये गौरी गंगा नदी पर स्थित है, गौरी गंगा नदी पर स्थित है, जो मुंशियारी क्षेत्र में पड़ता है रशियाबगढ़ परियोजना। फिर है छिरकिला परियोजना, ये पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है मोती घाट परियोजना, ये दानीबगढ़ नदी पर स्थित है, जो दानीबगढ़ नदी है इस पर स्थित है। फिर है टांगा परियोजना, ये भी दानीबगढ़ नदी पर स्थित है। फिर है बोकांग बेलिंग परियोजना, जो बोकांग बेलिंग परियोजना है ये पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। फिर आता है गरबा तवाघाट परियोजना, जो गरबा तवाघाट परियोजना है ये काली नदी पर स्थित है। फिर है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौली गंगा नदी पर स्थित है। अब अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में ज़्यादा परियोजना ही नहीं है, जिसमें एक आता है कोठार बांध परियोजना। जो कोठार बांध परियोजना है ये कोसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जल विद्युत परियोजना। इसको आप लोग ट्रिक वगैरह बना के भी याद कर सकते हैं, तो अपने तरीके से आप लोग इनको याद करना। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन है, अगला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव एवं वन आंदोलनों के बारे में। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा उत्तराखंड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। हिस्ट्री में पहले ही आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री कंप्लीट, उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट, बाकी जितने भी जैसे उत्तराखंड के इकोनॉमिकल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम लोग, डेमोग्राफी है तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो इसके बाद जो हम अगली सीरीज चलाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा इंडियन जीएस है, और इंडियन जीएस के अलावा जैसे मैथ्स रीजनिंग साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, उसको भी हम लोग सीरीज में कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।